नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई किसान दोस्त पर। मेरा नाम है यश जाट। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के कई सारे राज्यों में खेती की जाती है। खेती के अंदर देखा जाए तो गेहूं की जो खेती करने वाले किसान है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि गेहूं की खेती का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात आती है कि गेहूं की खेती में किसान भाइयों को अच्छा फ़ायदा कैसे मिले, अच्छा उत्पादन किस तरीके से कर पाए, कौन से बीजों का चयन करें, कौन से उर्वरक को डालें और किस तरीके से वैरायटी का चयन करके अच्छा फ़ायदा ले सके या फिर उसका अच्छे से मार्केट कर सके, इसके लिए कई सारी बातों की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी बातों पर जो मैंने अनुभव किया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। दोस्तों, हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले, तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी के लिए बजाज एलायंस लेकर आए हैं फार्म मित्रा ऐप। इस ऐप के जरिए किसान भाई सीधा फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकता है, साथ ही बीमा राशि का कैलकुलेशन कर सकता है, फसल में होने वाले नुकसान को सीधा कंपनी को बता सकता है और अपनी जो बीमा पॉलिसी की स्थिति है वो समय समय पर देख सकता है। तकनीकी शिकायत के साथ साथ सीधे कंपनी की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। और इसके अलावा इस ऐप में आपको मंडी भाव, मौसम की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ खेती-बाड़ी संबंधित कई तरीकों की जानकारी भी मिलती है। तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन आए, साथ ही उसकी अच्छी कीमत मिले, उसके लिए सही किस्म और सही श्रेणी के बीजों का चयन करना होता है। अक्सर मैंने देखा है किसान भाई काफ़ी समय से उनके घर में जो वैरायटी चलती आ रही है उसी की बुआई वो कर देते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो कौन सी वैरायटी है, कौन सी श्रेणी का है, उसके अंदर कौन कौन सी पता नहीं कई तरीके के बीज मिक्स हो जाते हैं जिसे वो मार्केट के अंदर ले जाते हैं। तो एक समान बीज नहीं देखने के चक्कर में उनकी जो है कीमत कम मिल पाती है। तो ऐसे में आपको बड़ा ही सोच समझ के उच्च उच्च श्रेणी में जाकर बीजों का चयन करना है। बीजों की कुछ श्रेणियां होती है जैसे नाभिक, ब्रीडर, आधार, आधार 2, सर्टिफाइड 1, सर्टिफाइड 2, इन श्रेणियों में जाकर ही आपको बीज बोना है, क्योंकि बीज की एक उम्र होती है 8 से 10 साल। उसके बाद बीज अपने औसत उत्पादन पर आ जाता है, उत्पादन में कमी आने लगती है। तो बीजों की जो श्रेणी है मैं तो कहना चाहूँगा कि आधार बीजों को आप बोना शुरू करें, जिससे आपको उत्पादन अच्छा मिले। आनुवांशिक अशुद्धता उसके अंदर कम रहती है, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ता है, क्वालिटी भी आपको एक समान मिलती है। इसके अलावा अब आती है बात वैरायटियों को लेकर कि आप कौन सी वैरायटी लगाएं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, वैरायटियाँ काफ़ी प्रकार की गेहूं में वैरायटी है, लेकिन यदि आपको कम ज़मीन पर ज़्यादा उत्पादन चाहिए, उसका रेट थोड़ा कम मिले लेकिन उत्पादन ज़्यादा मिले, तो आपका जो है पूर्ति हो जाती है। ऐसे में मालवी कठिया की कुछ वैरायटियाँ हैं जो काफ़ी सालों से बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उनके अंदर बहुत अच्छी है। इन वैरायटियों के अंदर सबसे टॉप में है पूसा तेजस, जिसके मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। साथ ही पूसा पोषण, पूसा अनमोल, पूसा मंगल, ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। मालवी कठिया के अंदर उत्पादन देने के मामले में काफ़ी ज़्यादा उत्पादन इन वैरायटियों का आता है। और यदि हम अदर राज्य की बात करें, यदि नॉर्थ की बात करें, तो करण वंदना हो गई, पूसा यशस्वी हो गई, ये वैरायटी वहाँ के लिए काफ़ी अच्छी है उत्पादन देने के लिए। ये तो हो गई उत्पादन देने वाली वैरायटी, जिसे आप एमएसपी पर तुलवा सकते हैं, कम ज़मीन पर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो है थोड़ी सी मंडी में यदि आप लगाते हैं या फिर किसी सीधे व्यापारी को देते हैं तो वहाँ पर आपको रेट थोड़ी कम मिलती है, क्योंकि इन वैरायटियों का उपयोग रोटी बनाने में नहीं आता है। इन वैरायटियों का जो उपयोग है वो है अपने सूजी, पास्ता, दलिया, इन चीज़ों के लिए किया जाता है। अब आती है रोटी बनाने वाली कुछ वैरायटियाँ। रोटी बनाने वाली वैरायटियों में भी दो तरह की होती है, एक शरबती होती है, एक चांदसोई होती है। यदि आप चांदसोई में जाते हैं तो वहाँ उत्पादन आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो है शरबती की अपेक्षा कम मिलता है। चांदसोई वैरायटी में 1544 पूसा पूर्णा आती है। राज की वैरायटी आती है 40 37 41 20, 40 79, और एक वैरायटी अभी मैंने जो लगाई है
4238 बहुत अच्छी वैरायटी है, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये वैरायटी जो है मंडियों में अच्छी कीमत इनकी मिलती है, उत्पादन भी अच्छा आता है, लेकिन मालवीय काठिया की जो वैरायटियाँ है उनसे कम आता है। यानी कि यदि आपको मंडियों में बेचना है तो आप राज 40 37 41 20 40 79 42 38 15 44 इन वैरायटियों का इस्तेमाल करें, जहां आपको कीमत भी अच्छी मिले और आपके खेत में उत्पादन भी बढ़कर मिले। इसके बाद आती है सिर्फ यदि आपको मार्केट के ज़रिए ही बेचना है, सीधे आपको जो कस्टमर है उनको देना है, तो उसके लिए आपको कीमत भी अच्छी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए सरबती की कुछ वैरायटी आती है, सी 306 वैरायटी जो काफ़ी महंगी जाती है। उसके बाद अपना सुजाता, और इसमें उत्पादन अच्छे देने में मिनी सुजाता काफ़ी फेमस है। तो ये 2000 से ऊपर बिकने वाली वैरायटियाँ है। और इसके अंदर एक लोकवन भी आती है जो कि सदाबहार वैरायटी है। तो इन वैरायटियों का आप सोच समझ के चयन करें कि आपको कहाँ इसको बेचना है, इस बात का विशेष ध्यान रख के वैरायटियों का चयन करें। वैरायटियों का चयन करने के बाद फसल में बात आती है उत्पादन को लेकर। तो उत्पादन को लेकर आपको ये समझना होगा कि आपके खेत के अंदर ताकत कितनी है। पहले के ज़माने में काफ़ी सारे पशु हुआ करते थे, गोबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो खेत में देसी खाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता था। लेकिन आज के समय में पशुओं की मात्रा कम होने से देसी खाद खेत में नहीं बचा है। तो ऐसे में आपको उर्वरक के जरिए जो है आपकी फसल को पूरी ही ताकत देनी होती है। एक पौधा है उसको 130 दिन खाने के लिए तो चाहिए, और वो ज़मीन से ही खाता है। इसके लिए आपको जो है उसका एक शेड्यूल बनाना होगा कि भाई गेहूं की फसल में चाहिए क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेहूं की पूरी फसल के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास और 5 किलो जिंक की आवश्यकता होती है। कई सारे किसान भाई डीएपी डाल देते हैं जिसके अंदर जो है पोटास नहीं होता है, और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, तो जो है असंतुलन हो जाता है। डीएपी डालते हैं, काफ़ी सालों से किसान भाई डालते आए हैं, लेकिन यदि आप एनपीके में जाते हैं तो आप संतुलित मात्रा में गेहूं की जो खुराक है वो दे सकेंगे। क्योंकि एनपीके के अंदर आपको पूरी ही शेड्यूल बन जाता है कि 120 किलो नाइट्रोजन बड़ी आसानी से बड़े बैग के हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ मैं 120 किलो नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, तो दोस्तों आपको समझना होगा यूरिया का जो एक बैग आता है वो 50 किलो का आता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 50 किलो नहीं होती। यानी कि आप 2 बैग लोगे तो 46 किलो इसके अंदर नाइट्रोजन मिलेगी। तो इस तरीके से 120 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, यानी कि 2 बैग से आपको मात्र 46 किलो नाइट्रोजन मिल रहा है। उस तरीके से सोच समझ के पूरा ही आपको प्लान बनाना है कि आपकी गेहूं की फसल को 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 30 किलो पोटास और 5 किलो जिंक देना है। कई बार देखा है कि जो खेत है उसके अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती है, भूमि जनित कई बीमारियां होती है, और पौधा सही से विकास नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी जड़ों का अच्छा विकास नहीं हो पाता है। जड़ें जो होती है ज़मीन के अंदर से खाद उर्वरक नहीं खींच पाती है। तो ऐसे में आप माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करें। माइक्रोराइजा पौधे की जड़ों का अच्छे से विकास करता है और खेत के अंदर पड़ा जो खाद उर्वरक है उसे खींचकर पौधों को प्रदान करता है। तो इस तरीके से संतुलित मात्रा में आप उर्वरक का इस्तेमाल कर जो है अपनी गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि भाई यूरिया के जो उपयोग है वो कितने समय तक करना है। तो दोस्तों जो फर्स्ट बार आप खेत की तैयारी करें उस समय अधिकतर खाद उर्वरक का इस्तेमाल कर दें। सिर्फ अकेला जो है नाइट्रोजन उसका इस्तेमाल आपको 2 बार और करना रहता है, यानी कि यूरिया का आपको छिड़काव करना रहता है। और वो कब तक करना रहता है, जब तक आपकी जो फसल है घुटनों के समान नहीं हो जाए। वहाँ आपको 1 सिंचाई या 2 सिंचाई के अंदर पूर्ति कर देना है। घुटनों से ऊपर आने के बाद आपको यूरिया नहीं डालना है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं सिंचाई के ऊपर। सिंचाई जो है मिट्टी के ऊपर निर्भर करती है। कई बार हम वीडियो में बता देते हैं 2 सिंचाई, 4 सिंचाई, 5 सिंचाई, लेकिन आपको अपनी मिट्टी का प्रकार को समझना होगा। मिट्टी ढलान वाली है, हल्की मिट्टी है, तो उसमें आपको ज़्यादा सिंचाई लगती है। यदि भारी मिट्टी है तो उसके अंदर कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं देखा गया है कि जो सिंचाई है 25-30 दिन तक नहीं आती है, कहीं कहीं 10 दिनों के अंदर वापस से उसके अंदर नमी खत्म हो जाती है। तो सिंचाई हमेशा अपनी मिट्टी के प्रकार को समझ के करना चाहिए। जो तालाबी क्षेत्र है यानी कि जहाँ पानी की अधिकता है या फिर डूब वाले क्षेत्र है, तो वहाँ किसी भी वैरायटी में 3 या 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है गेहूं के अंदर। लेकिन जहाँ नल, ट्यूबवेल, नलकूप या फिर कुएं से सिंचाई होती है, जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, वहाँ 4 से 5 सिंचाई गेहूं की फसल के अंदर लगती है। तो पहली सिंचाई कब करें, कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कई सारे किसान भाइयों के पास पानी की यदि पर्याप्त मात्रा है तो वो प्लेवा कर ले, खेत के अंदर प्लेवा करके बुआई कर सकते हैं। और बुआई हमेशा सीड ड्रिल से करना चाहिए, जिससे बीज जो है एक समान डले, एक गहराई पर डले
और उसका उत्पादन एक जैसा है। कई बार छिड़काव विधि से करने से कई जगह खाली रह जाती है, तो वहाँ से जो है उत्पादन बालियाँ वहाँ पर आ नहीं पाती है और कम होती है। और अलग अलग किस्म में अलग अलग दूरी का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। होता क्या है, कई बार आप बहुत ज़्यादा सीड डाल देते हैं जिससे बहुत पौधे पास पास हो जाते हैं, जिससे उनके कल्ले का अच्छा फुटाव नहीं होता है, बालियों में अच्छा विकास नहीं होता है, पौधों को संतुलित मात्रा में उर्वरक नहीं मिल पाता है, वो आपस में ही लड़ जाते हैं क्योंकि ज़मीन से ही उनको खाद उर्वरक मिलता है। तो उचित दूरी रखें, जितना वो फुटाव कर सके उतनी रखें, ज़्यादा भी दूरी ना रखें कि बीच में जगह खाली हो जाए और उत्पादन में कमी आए। तो ये हमेशा ध्यान रखें आप बीजों को जो है सीडड्रिल से बोए ताकि एक समान बीज आपका डल पाए। बीजों की एक औसत उत्पादन जो औसत मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर रखना है वो 120, 25, 30 किलो, 35 किलो मेरे ज़मीन मध्य भारत के अंदर पर्याप्त होती है। लेकिन यदि कोई मिट्टी ऐसी है जो सीड जर्मिनेशन कम करती है तो वहाँ आप मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम चल रहे थे सिंचाई पर। तो सिंचाई आपको पहली जो सिंचाई होती है औसतन 25-30 दिन में किसान भाई करते हैं जब कल्लों में फुटाव होते हैं, तो उस समय भी आपको यूरिया का प्रयोग करना है 25 दिनों बाद। और यूरिया का जो प्रयोग है वो 2 या 3 सिंचाई तक करना है, जब तक आपकी गेहूं की फसल घुटनों तक ना हो जाए। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का खाद उर्वरक नहीं देना है। यदि आपके यहाँ 4 या 5 सिंचाई हो रही है तो अंतिम जो सिंचाई आप करें उस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बालियों के दानों के अंदर दूधी अवस्था आ जाती है, यानी कि बालों को आप दबा के दिखते हैं, उनके दानों को उसके अंदर से दूध आता है, तो उस समय अंतिम सिंचाई दे दे। दाने पकने की अवस्था होने लग जाए या फिर ज़्यादा दिन हो जाए तो उसके बाद आप सिंचाई नहीं करें, जिससे जो है आपके गेहूँ के पौधों में वजन बढ़ जाता है और गेहूँ जो है गिरने की शिकायत रहती है। तो ऐसे में अंतिम और पहली सिंचाई बड़ी सोच समझ के आपको करना चाहिए। इसके बाद आता है खास मुद्दा कि किसान उगा लेता है, सब कुछ पैदा कर लेता है, लेकिन बेचे कहाँ। तो किसान भाइयों, आज की इस तारीख में बेचना बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि आप कुछ सेलेक्टेड वैरायटी करते हैं जिसे आप सीधा कस्टमर को देना चाहते हैं तो उसकी आपको मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग करने के लिए आज आपके पास सोशल मीडिया बहुत अच्छा जरिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इनके माध्यम से आप अपनी फसल को शुरुआत से लगाकर एंड तक इन चैनलों के माध्यम से या फिर इन प्लेटफार्म के माध्यम से आप फसल को दिखाइए, किसान भाइयों को बताइए या फिर अदर जो आपके कस्टमर हैं उनको दिखाइए कि भैया हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सी हमारी वैरायटी है। तो इस तरीके से आप उसको बार बार दिखाएंगे, बार बार आप पोस्ट डालेंगे, तो इस तरीके से आप सीधा ग्राहकों तक बेच सकते हैं। तो ये प्लेटफार्म है, इस जरिए आप बड़ा सोच समझ के रिसर्च करके अपनी क्रॉप का सही से चयन करके बेच सकते हैं। मार्केटिंग आपको खुद बनानी होगी, उसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल इंटरनेट के माध्यम से आप काफ़ी सारी जगह ढूंढ सकते हैं, उनके ज़रिए आप अपना जो है फसल को बेच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा। और यदि आपकी गेहूं की खेती से रिलेटेड कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, फार्म मित्रा एक बहुत अच्छी ऐप है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाके उसे डाउनलोड ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।